All right. Hello everyone. Welcome to this session on Indian polity and governance. हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बेसिस पर हमने जो बिल्स डिवाइड किए थे वो आजकल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने समझा ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। फाइनेंशियल बिल का ही एक टाइप होता है मनी बिल, उसको भी हमने डिटेल में समझा। और आज जिस बिल को हम समझने वाले हैं वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? क्या प्रोसेस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, संविधान को संशोधित करने का प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या होती है, उस सब के बारे में आज हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अमेंडमेंट जो है बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम समझें तो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज या मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन, किसी भी तरह का चेंज। चेंज कितनी तरह से हो सकता है? रिप्लेसमेंट हो सकता है, कोई वर्ड्स को रिप्लेस कर देना एक दूसरे के साथ, या फिर कुछ तरह के वर्ड्स या प्रोविजंस को रिपील कर देना अर्थात हटा देना, या फिर किसी नए तरह के वर्ड को या किसी नए प्रोविजन को ऐड कर देना, इंसर्ट कर देना। इतने तरह से अमेंडमेंट हो सकता है। सो अमेंडमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंज इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, तो इंडिया में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो ना तो ब्रिटेन जैसा इजी है, ना ही अमेरिका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डिफिकल्ट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बीच में कहीं लाई करता है। इट इज द सिंथेसिस ऑफ अमेरिकन प्रोसीजर एंड ब्रिटिश प्रोसीजर, दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करना बहुत टफ होता है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करना बहुत इजी होता है, बाएं हाथ का खेल टाइप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत ही रिजिड है ना तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो दोनों के बीच का सिंथेसिस है। या एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लार्जली फ्लेक्सिबल बट rigid on certain points और certain instances, कुछ कुछ जगह पर बहुत रिजिड है, अन्यथा बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं, एक आर्टिकल को हमें याद रखना होता है, दैट इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है पार्ट 20 में प्रोवाइडेड है और ये आर्टिकल डील करता है पार्लियामेंट के पावर से। कौन से पावर? पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन पढ़ रहे थे तब भी हमने इन आर्टिकल्स का एक ग्लिम्स जरूर देखा था। ठीक है, तब हमने पढ़ा था आर्टिकल 368 के बारे में भी। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते। पहला, कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है अमेंडमेंट से? सो दैट इज आर्टिकल 368। सीधा क्वेश्चन बनता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट 368। या दूसरी तरह से कहें, आर्टिकल 368 किससे डील करता है? तो इट डील्स विद अमेंडमेंट। किसके पास पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को? तो पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, किसके पास? पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं, किसके पास? पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, लेकिन हमने उसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पढ़ते हुए एक केस पढ़ा था विच इज द लैंडमार्क केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन
डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्शन से लेकर आज तक का जो पीरियड रहा है, इसका एक बहुत ही हिस्टोरिक, एक बहुत ही लैंडमार्क केस रहा है, जिसका नाम था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस। सोते में भी इस केस का नाम मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये केस है। इस केस में कहा था पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन क्या अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट? द बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल्स है जिन पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, या फिर द कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट जो है वो पूरा कुछ एक बेसिक्स पर, कुछ एक फंडामेंटल्स पर टिका हुआ है। ये बेसिक स्ट्रक्चर नींव है हमारे देश की, इन नींव को नहीं चेंज कर सकते आप, ठीक है। उन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किए बिना आप जो चाहो अमेंड कर दो। ये बात कही गई थी कब? 1973 में केशव नंदा भारती के केस में। कौन से केस में? केशव नंदा भारती के केस में। तो इस केस को, इस केस के ईयर को और इस प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कभी मत भूलना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, ठीक है। क्योंकि एक तरह की टसल जो है वो चलती रही है जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर, आर्टिकल 368 की वजह से बहुत एक तरह की रस्साकशी जो है वो चलती रही हमारी जुडिशरी और हमारे लेजिस्लेचर के बीच में। सो आर्टिकल 368 वो आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर लेट डाउन रखता है, करता है। किसको ये पावर है? ये पावर है पार्लियामेंट के पास। किसके पास? पार्लियामेंट, देश की संसद है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल 368 क्या प्रोवाइड करता है, कैसे कैसे पावर है, क्या क्या होता है। ऑल राइट, तो नंबर 1, a constitutional amendment bill can be introduced in either house of the parliament, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी आ सकता है बिल। कौन सा बिल? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। नॉट अलाइक फाइनेंशियल बिल 1 और नॉट अलाइक द मनी बिल विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दिस बिल में बी अ गवर्नमेंट बिल और अ प्राइवेट मेंबर बिल। ये गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है, अर्थात कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर, कोई मिनिस्टर या कोई नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, अनलाइक द मनी बिल, ठीक है। अनलाइक द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई भी लेकर आ सकता है। एंड दिस बिल डज नॉट रिक्वायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट का परमिशन रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली। इस टर्म पर ध्यान देना बहुत अच्छे से। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली, अलग अलग पास करना पड़ेगा दोनों हाउसेस को, ठीक है। यानी कि नंबर 1, डेडलॉक की कंडीशन में कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को क्या होना पड़ेगा, सेपरेटली पास होना पड़ेगा दोनों हाउसेस से। यानी कि एक हाउस ने यदि पास कर दिया और दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तो इसको ये माना जाएगा कि दैट बिल इज रिजेक्टेड। ठीक है, ऐसी डेडलॉक की कंडीशन में जॉइंट सेशन नहीं होगा। ठीक है, दोनों हाउसेस से वो पास होना पड़ेगा। और कैसे पास होना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से। कैसी मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से। जब हम मेजॉरिटी पढ़ रहे थे तो हमने कई तरह की मेजॉरिटीज पढ़ी थी। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितनी उसकी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% प्लस 1। और एक होती है क्या, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी, जो रेजिग्नेशन, रिमूवल या और दूसरी वैकेंसीज हैं उनको हटाकर जितनी स्ट्रेंथ है उसको इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और उस स्ट्रेंथ का जो मेजॉरिटी है वो होगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। और इन तीनों मेजॉरिटी के अलावा इनसे भिन्न जो मेजॉरिटी होती है वो क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी। कुछ तरह की स्पेशल मेजॉरिटीज भी हमने देखी थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज फेडरेशन? You guys can either tell me in the comment box or you can tell me by unmuting yourself. What is federal? क्या है फेडरल? When we talk about federation, what exactly do we mean by federation or federal provisions? Distribution of power between whom? State and center। कहाँ दिया हुआ है ये? कहाँ दिया हुआ है ये? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में। तो यदि कोई प्रोविजन ऐसा है जो फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील कर रहा है, अर्थात कोई ऐसा चेंज आप करने वाले हो जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, और सरल भाषा में कहूं जो कंट्री के सेंटर स्टेट रिलेशंस को, यूनियन स्टेट रिलेशंस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बिल्स में एक और स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। यदि कोई भी अमेंडमेंट फेडरल प्रोविजन से डील कर रहा है तो फिर ऐसे अमेंडमेंट को रेटिफाई कराना पड़ेगा लेजिस्लेचर ऑफ दी हाफ ऑफ स्टेट से। ठीक है, कितने स्टेट हैं अभी भारत में? 28। ठीक है, तो 28 का हाफ कितना होगा? 14। और 28 की मेजॉरिटी कितनी होगी? 15। ठीक है, 15। यानी कि यदि हाफ ऑफ स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो 15 स्टेट कम से कम उसको रेटिफाई करें। रेटिफाई करने का मतलब है कि उन स्टेट्स के लेजिस्लेचर के पास ये अमेंडमेंट भेजा जाएगा। कैसा? लोकसभा राज्यसभा दोनों ने अप्रूव कर दिया। कैसे अप्रूव किया? सेपरेटली, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। बट वो अमेंडमेंट डील कर रहा था फेडरल प्रोविजन से, तो वैसा अमेंडमेंट भेजा जाएगा सारे स्टेट्स के पास। ठीक है, जितने 28 राज्य हैं, जितने 28 स्टेट्स हैं हमारे देश के, उन सब के पास भेजा जाएगा। उन स्टेट्स की लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उन बिल्स को सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। ठीक है, इस पासिंग को, इस पैसेज को कहेंगे रेटिफिकेशन। ठीक है, रेटिफिकेशन अर्थात वो स्टेट्स भी अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अप्रूव कर रहे हैं। क्यों जरूरी है यहाँ पर स्टेट्स का अप्रूवल लेना? कैन एनीवन टेल मी दैट? क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि क्यों यहाँ पर आवश्यक है स्टेट्स का अप्रूवल लेना? फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है, वो सेंटर और स्टेट रिलेशंस को
अफेक्ट करता है, तो ऐसा ना हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के नाम पर देश की संसद कुछ ऐसा अमेंडमेंट ले आए जो बेसिक स्ट्रक्चर को तो हैम्पर नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए, हमने ये भी समझा था कि फेडरल सेटअप बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते हो या उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अमेंडमेंट से आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म करके हमारी कंट्री को यूनिटरी बना दो, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन डायरेक्टली वो फेडरल स्ट्रक्चर को ना हैम्पर कर रहा हो, बट इनडायरेक्टली कर रहा हो, किसी भी तरह से स्टेट्स की पावर लिमिट कर रहा हो, स्टेट्स की पावर कम कर रहा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि फेडरल प्रोविजंस को, सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट कर रहा हो, उस कंडीशन में ये रेटिफिकेशन जरूरी है। व्हाट इज रेटिफिकेशन? सॉरी, रेटिफिकेशन इज सिंपली अप्रूवल। कौन करेगा? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। कितने स्टेट? हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो यदि 14 स्टेट्स ने वो कर दिया, 14 पक्ष में है 14 विपक्ष में है, तो उसको पास नहीं माना जाएगा ना, उसको रेटिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो यहां पर आप 15 स्टेट की कट ऑफ मानकर चलो, 15 स्टेट्स जो है वो इसको रेटिफाई करेंगे, वो इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, यदि क्या है, फेडरल प्रोविजन से डील कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक और तरह की स्पेशल मेजॉरिटी की ये बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस समझ में आया कि क्या डिफरेंस है? थर्ड पॉइंट जो है वो सिंपल अमेंडमेंट्स की बात कर रहा है, फोर्थ पॉइंट जो है वो ऐसे अमेंडमेंट की बात कर रहा है जो फेडरल स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है थर्ड में और फोर्थ में। और प्रोसीजरल लेवल पर क्या डिफरेंस है? थर्ड में सिर्फ दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, फोर्थ में दोनों हाउसेस के स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद स्टेट्स के पास भेजा जाएगा रेटिफिकेशन के लिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। जब ये सारी फॉर्मेलिटी हो जाए, ध्यान रखना है इस चीज को, सारी फॉर्मेलिटी हो गई, यदि वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर पर जो दिया हुआ है, थर्ड नंबर पर जो दिया हुआ है वो वाला बिल है, तो उसकी फॉर्मेलिटी क्या है? दोनों हाउसेस ने सेपरेटली पास कर दिया स्पेशल मेजॉरिटी से। यदि फोर्थ टाइप का बिल है तो क्या होगा? दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास हुआ, फिर किसके पास गया? स्टेट्स के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास, हाफ ऑफ द स्टेट ने उसको रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया। इसके बाद बिल भेजा जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। किस चीज के लिए? असेंट के लिए, क्योंकि ये तो थंब रूल है, बिना प्रेसिडेंट की असेंट के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है। फाइन, ठीक है। तो ladies and gentlemen, after the legislative formalities, the bill is presented to the president for his assent. ये अगला प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यदि हम पॉइंट फोर्थ की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट फोर्थ वाले में जो है पहले पॉइंट फोर्थ पूरा होगा, फिर पॉइंट फिफ्थ आएगा। यानी कि दोनों हाउसेस से पास होने के बाद ही स्टेट्स को भेज दिया जाएगा। ठीक है, और स्टेट से पास होने के बाद भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को। ऑलराइट, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर समझने वाली बात है पॉइंट नंबर 6, या याद रखने वाली बात है पॉइंट नंबर 6। द प्रेसिडेंट, कोई पढ़ो क्या टर्म यूज किया है यहाँ पर? और शेल। इसके पहले अब तक यदि आप पढ़ते आए हो असेंट के केस में, कौन सा टर्म पढ़ते थे अब तक? मे। क्या अंतर है मे और शेल में? बताएगा कोई मुझे कमेंट में? या सिंपल टर्म्स में समझे, मे का मतलब होता है इट इज ऑप्शनल।
मे जब हम कहते हैं तो मे में इंक्लूडेड होता मे नॉट, ठीक है। जब हम बात करते हैं शेल की तो इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी, ठीक है। इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। कोई और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता ही नहीं है। That is the major difference between may and shall. So when we are talking about the president shall give his assent, तो इसका मतलब ये है कि उनको साइन करने ही पड़ेंगे, उनको असेंट देनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन, अर्थात ही कैन नीदर विदहोल्ड द असेंट। किसी ने तो बोला था कि विदहोल्ड कर सकते हैं, नो, प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड द असेंट, देनी ही पड़ेगी असेंट, ना ही वो रिटर्न कर सकते हैं। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑप्शन अदर देन गिविंग असेंट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट शैल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यदि सारी फॉर्मेलिटी के बाद आ गया तो प्रेसिडेंट ना तो उसको विदहोल्ड कर सकते हैं ना ही रिटर्न कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? असेंट देनी ही होगी। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये एक छोटा सा डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और अदर बिल्स में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आता है ये वाला क्वेश्चन, देखो मैंने कहा ना ये बारीक बारीक जगहें होती हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और यही बारीक बारीक गलतियां होती हैं जो लोग कर आते हैं और फिर ये गलतियां नहीं ब्लंडर माने जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जब सारी फॉर्मेलिटी हो गई, प्रेसिडेंट के पास बिल आया तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, चुपचाप साइन कर दें बस, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू समझने की कोशिश की, एक बैकग्राउंड या एक बेसिक समझने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का। अब देखें कि कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, थोड़ा बहुत हमने देख भी लिया और क्या क्या उनमें होता है। तो देखें आर्टिकल 368 जो है वो दो तरह के अमेंडमेंट्स प्रोवाइड करता है, दो तरह के अमेंडमेंट बिल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आर ऑफ टाइप। पहला बिल वो होता है जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर करता है। एक टाइप हमने वो भी देखा जिसमें रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है। तो यदि हम इन दोनों को एक टाइप मान लें जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जब मैं बात स्पेशल मेजॉरिटी की कह रहा हूं तो दोनों इंक्लूसिव है। दूसरा टाइप या और ब्रॉडर वे में कहें हम तीसरा टाइप, कुछ तरह के आर्टिकल्स होते हैं जैसे आर्टिकल 2, 3, 4। कोई बताएगा मुझे आर्टिकल 2, 3, 4 किन से डील करते हैं? एनीवन? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। Specifically 2, 3 and 4. I want a specific answer, not general answer. Specifically 2, 3 और 4 किन चीजों से डील करते हैं? Revision is the key, my dear friends. नहीं करोगे यही होगा, ठीक है। यही गलतियां करके आओगे पेपर, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स में ये बात बताई थी। 2 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ या एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की। 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज, नेम्स एक्सेट्रा। और 4 डील करता है इंसिडेंशियल या कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स रिलेटेड टू आर्टिकल 2 and 3, ठीक है। स्टेट्स को बनाना, उनकी बाउंड्री चेंज करना, ये सारी चीजें
किस तरह से हो सकती हैं, याद आ रहा है कुछ? मैंने पढ़ाया था ये बात बहुत डिटेल में आपको, किसी को याद आ रहा है ये सब कैसे कर सकता है पार्लियामेंट? नई बाउंड्रीज चेंज करना, नाम बदल देना, ऑल्ट्रेशन करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट एक्सेट्रा, कैसे हो सकता है ये सब? सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से, एक ऑर्डिनरी लॉ जैसे ही हो सकता है। ठीक है, तो वो भी एक टाइप ऑफ अमेंडमेंट ही तो है, एक तरह का अमेंडमेंट ही तो है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में ही तो चेंज हो रहा है, बट वो सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 2, 3, 4 जो है वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनको हम प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते। आर्टिकल 368 के परव्यू में ये भी हमने पढ़ा था, है ना, जब पार्ट 1 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था दिस आर नॉट डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, बट है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही अमेंडमेंट ना। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इस पूरे डिस्कशन से 3 तरह से अमेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन। किन 3 तरह से? पहला सिंपल मेजोरिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल भी है, ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हो इनमें फ्लेक्सिबल है, बहुत आराम से अमेंड हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं। बाय स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि कहीं ना कहीं अब रिजिडिटी आ गई। ठीक है, और बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि और अधिक रिजिडिटी। तो 3 तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। क्या आपको ये तीनों बातें याद रहेंगी? ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना सिंपल मेजोरिटी के लिए। ठीक है, गलती मत करके आना, सिंपल मेजोरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं, और भी कुछ एक जगह होंगी, आगे पीछे हम जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि और भी ऐसे कुछ एक प्रोविजन है तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो सकते हैं, उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह से चेंज हो सकता है, बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट आई मस्ट से। ऑलराइट, समझ में आई ये बात? हमने देखा वो कौन से प्रोविजन है, वो प्रोविजन होते हैं ऐसे प्रोविजन जो फेडरल स्ट्रक्चर से डील करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जॉट डाउन आप करो फटाफट, मैं कुछ प्रोविजंस आपको बता रहा हूं। देखो, नंबर 1 आर्टिकल 54, नंबर 1 आर्टिकल 54, पूछना भी बेकार है आप में से तो कि क्या किससे ये डील करता है। दूसरा लिखो आर्टिकल 55, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55। तीसरा लिखे आर्टिकल 73, आर्टिकल 73। अगला लिखें आर्टिकल 162, इस आर्टिकल 162 के आगे डैश लगाकर फिलहाल लिख लो एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 162। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 54, 55 और 73 हम पढ़ चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद ही घर जाके देख लेना यदि मन हो तो क्या इन आर्टिकल्स में दिया हुआ है। यदि देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये दे रहे हैं या किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला आर्टिकल लिखा आर्टिकल 241, आर्टिकल 241, डैश लगाकर लिख लेना हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। I repeat, Article 241, High Court for Union Territories.
हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल। लिखा कितने तरह की लिस्ट होती है 7th शेड्यूल में, बताएं आप मुझे। 3 कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन लिस्ट में दिए हुए किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चेंज करना है, किस चीज से या किस कॉन्सेप्ट से डील करता है ये शेड्यूल, कोई बताएगा मुझे? फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इसी लिस्ट पर टिका हुआ है, तो इसमें कोई भी चेंज करना है इस लिस्ट में तो हम देखेंगे आगे क्या है। और एक पॉइंट लिखो, प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 368। तो उसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368। प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 की बात कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे जो प्रोविजंस लिखवाए हैं मैंने, ये क्या है? ये सारे प्रोविजंस वो प्रोविजंस हैं जिनमें कोई भी अमेंडमेंट यदि रिक्वायर्ड है तो दैट हैज टू बी डन बाय थर्ड वे, ठीक है। 53 आई एम सॉरी 54, 55, 73, 162, 241, 7 शेड्यूल या आर्टिकल 368, इन सब में कोई भी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है तो कैसे होगा वो? इस तरह से, थर्ड तरीके से रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा स्टेट्स का। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस हैं, वो भी आप लिख ही लो लगे हाथ ताकि और क्लैरिटी रहे। नेक्स्ट लिखो, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5th, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5th, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5th। उसके बाद लिखो चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 एंड चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, ठीक है। चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 11, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है घर जाकर ढूंढ लेना कि कौन सा जो चैप्टर है वो किस चीज से डील करता है। एंड लास्टली एक और लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट होगा तो स्टेट्स का रेटिफिकेशन रिक्वायर करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट लिखा, सारे पॉइंट हो गए, छूटा तो नहीं किसी का कुछ? ये सारे वो प्रोविजंस हैं जिनमें कोई भी अमेंडमेंट करना है तो क्या रिक्वायर्ड होगा? रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड होगा इन सारे प्रोविजंस के अमेंडमेंट में। ऑल राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं और ज्यादा और सारे प्रोविजंस देखते हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने देखा सिंपल मेजॉरिटी वाले जो
अमेंडमेंट्स है वो क्या होते हैं? ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। आप जानते हो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट और। टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर प्रेजेंट है पार्लियामेंट में और वोट दे रहे हैं उनकी मेजोरिटी, यानी कि जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसकी 50+1, उससे ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आ जाते हैं। ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। हालांकि इन अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 368 के वर्च्यू से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, बट फिर भी चेंज तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर रहे हैं। जैसे नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में जो दिया है, या फिर अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ध्यान देना इस टर्म पर जो मैंने बॉक्स में डाला है, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में कहते हैं विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है, ना कि विधानसभा। विधानसभा इज लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। असेंबली और काउंसिल में डिफरेंस है, आगे हम जाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डिफरेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली। सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कुछ बहुत ही गिने चुने स्टेट्स में है, ठीक है। तो यदि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या उसको खत्म करना है, ध्यान दो इस बात को, लेजिस्लेटिव असेंबली अबॉलिश नहीं होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकिन अबॉलिश हो सकती है। तो वो भी कैसे हो सकता है? सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट करना है, कैसे हो सकता है? सिंपल मेजोरिटी से। अमेंडमेंट इन द कोरम, कोरम क्या होता है? वो मिनिमम स्ट्रेंथ जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, मिनिमम स्ट्रेंथ, उससे कम यदि आएगी तो स्पीकर या चेयरमैन क्या करेगा? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग या हाउस की प्रोसीडिंग को एडजर्न कर देगा, एडजर्न कर देगा, उससे कम स्ट्रेंथ। तो कोरम मिनिमम स्ट्रेंथ होती है। तो कोरम में यदि कोई चेंज करना है, फिलहाल कोरम कितना है? 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये कोरम है फिलहाल, इसमें चेंज करना है, घटाना है या बढ़ाना है, तो वो कैसे हो सकता है? सिंपल मेजॉरिटी से। अमेंडमेंट इन द 5th शेड्यूल, 5th शेड्यूल क्या है? शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था 12 शेड्यूल है कुल, इसलिए 12 के 12 आपको याद होने चाहिए। बाय द टाइम वी कंप्लीट स्टडिंग ऑल द प्रोविजन, हमारे 12 के 12 कंप्लीट होंगे। तो आज एक और नया शेड्यूल आपको पता चल रहा है, 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो इस यदि शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट करना है, 5th शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट करना है, वो भी कैसे हो जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी से। अमेंडमेंट इन 6th शेड्यूल, एक और नया शेड्यूल आपको आज पता चलेगा, जो किन एरियाज की बात कर रहा है? ट्राइबल एरियाज की, ठीक है, ट्राइबल एरियाज की बात करता है 6th शेड्यूल। इसमें भी कोई चेंज करना है वो कैसे हो जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से। आगे बात करें, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इससे रिलेटेड यदि कोई चेंज है तो वो भी कैसे हो सकता है? सिंपल मेजॉरिटी से। जब हम सिटीजनशिप वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा, हु हैज द राइट टू गवर्न सिटीजनशिप, क्या कोई मुझे बताएगा? सिटीजनशिप को लेकर लॉज बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है ना। और कैसे वो लॉज बन सकते हैं? सिंपल लॉज होते हैं, है ना। यस सर। ठीक है,
तो एक्विजिशन या टर्मिनेशन ऑफ इमरजेंसी सिटीजनशिप को लेकर कोई भी यदि अमेंडमेंट करना है तो देखिए, सिटीजनशिप से भी रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो वो अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना, बट वो कैसे हो जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, इन सब प्रोविजन से रिलेटेड कोई चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी से। आर वी क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, by special majority, the amendments which require special majority is the next type of amendment. The majority of the provision in this constitution need this majority, a special majority, ठीक है। ज्यादातर प्रोविजन, क्योंकि मैंने एक लाइन बिल्कुल शुरुआत में कही थी, that our constitution is blend of rigidity and flexibility, तो फ्लेक्सिबिलिटी वाले प्रोविजन ये हैं, ये सारे प्रोविजंस में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, आराम से अमेंड कर लो। ये वो प्रोविजन है जिनमें रिजिडिटी दिखती है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और ज्यादातर अमेंडमेंट इसी तरह से होते हैं, ठीक है। वो सारे अमेंडमेंट जो यहां कवर नहीं हुए हैं, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी वाले, और वो सारे अमेंडमेंट जो यहां कवर नहीं होते, थर्ड कैटेगरी में, जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, इन दोनों में जो फाल नहीं करते वो आ जाएंगे इधर सेकंड कैटेगरी। इनको छोड़ दो और इनको छोड़ दो, उसके अलावा जितने अमेंडमेंट है वो सब इस तरह से होंगे, ठीक है। थर्ड वाले मैंने आपको बता ही दिए, ऑलरेडी लिखवा दिए हैं, फर्स्ट वाले भी मैंने आपको बता दिए हैं। इनके अलावा जितने प्रोविजंस हैं वो कहां फॉल करेंगे? सेकंड कैटेगरी, यानी कि विच रिक्वायर्स व्हाट? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? लेट अस सी। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करना है, कैसे होगा वो? स्पेशल मेजॉरिटी से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करना है, कैसे होगा वो? स्पेशल मेजॉरिटी से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये दो तो स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, और इनके अलावा भी जितने बचे कुछ प्रोविजन हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट यही बात कह रहा है, इनके अलावा जितने बचे कुछ प्रोविजन हैं जो फर्स्ट टाइप यानी कि सिंपल मेजॉरिटी और थर्ड टाइप यानी कि सिंपल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स वो रिक्वायर नहीं करेंगे, वो सारे प्रोविजन कैसे पास होंगे? स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से। अब मुझे आप में से क्या कोई व्यक्ति ये बताएगा यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी का मायना क्या है? क्योंकि जब हम मेजॉरिटी पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए किस तरह की मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसको हमने बहुत अच्छे से नंबर्स का एग्जांपल ले लेकर समझा था, फिर से मैं नहीं समझाऊंगा, याद रखना। जब मैं स्पेशल मेजॉरिटी की बात यहाँ पर कर रहा हूं, so it simply means what? 2/3 majority of present and voting, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन पर? एंड लगा है और नहीं, ध्यान देना, एंड टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1, ठीक है। ये 500 नहीं है, 50 है, 50%
+1। ठीक है, ये है स्पेशल मेजॉरिटी विच इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, समझ में आ गया ये सेकंड टाइप। थर्ड है बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव्स। ठीक है, वो सारे प्रोविजंस जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कैसे अमेंड हो सकते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी, अगेन वही 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% +1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। जब स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, फिर रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा हाफ ऑफ द स्टेट। टोटल 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट का रेटिफिकेशन यानी कि कम से कम 15 स्टेट्स उसको कैसे पास कर दे? सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दें। रेटिफिकेशन कैसे होगा? सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग, वो होगा रेटिफिकेशन। ठीक है, कौन कौन से प्रोविजन है जिसमें ये रिक्वायर्ड होता है? आर्टिकल 54, ठीक है, ये इलेक्शन एंड इट्स मैनर। 54 और 55 जो मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, 54 और 55। उसके बाद अगला आर्टिकल कौन सा आपने लिखा है? आर्टिकल 73, वो ये है एक्सटेंट ऑफ द पावर्स ऑफ यूनियन। और उसके अलावा एक और आर्टिकल लिखा था 162, वो है स्टेटस लिखा है। ये स्टेटस नहीं, ये स्टेट्स है। ठीक है, टाइपो है ना, इसको ठीक कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर्टिकल 73, स्टेट्स आर्टिकल 161, याद आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, यानी कि ये सब काय में आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये सब आपका कवर होता है पार्ट 11 में। बोला था ना, पार्ट 11 लिखवाया ना आपको, उसका कौन सा? चैप्टर नंबर 1, वो यही है 4th पॉइंट। और ये ही कहीं ना कहीं गवर्न करता है 7th शेड्यूल भी, है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह। फिर ये भी आपको लिखवाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। एंड फाइनली एनी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 इटसेल्फ। इन सब के लिए क्या रिक्वायर्ड है? रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आपकी वो मेहनत भी बच गई। घर जाकर आपको एक एक आर्टिकल देखना पड़ता, जो मैंने डिक्टेट कराया था वो सब यही आर्टिकल्स है। ठीक है, बस अब इनके आगे वो आर्टिकल लिख लेना, या उन आर्टिकल के आगे ये प्रोविजन लिख लेना, मिक्स कर लेना। मर्जी हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।